नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चुनाव जैसे जाते हैं शिलान्यास उतने बढ़ते चले जाते हैं। नहीं, हमारी सरकार के लिए तो उद्घाटन ज़्यादा होंगे। उद्घाटन ज़्यादा होंगे और शिलान्यास नहीं कम होंगे, क्योंकि काम तो पूरा अब हुआ है। जो आपने शिलान्यास तब रखे हैं वो पूरे हो रहे हैं। शिलान्यास पहले किए गए थे, कई प्रोजेक्टों को समय लगा है, तो उद्घाटन का सिलसिला शुरू होगा। और मैं कह सकता हूँ आने वाले वक्त में आप उद्घाटन ज़्यादा देखेंगे, शिलान्यास का तो वक्त ही नहीं है। मतलब वादे पूरे कर लिए आपने? लगभग वादे पूरे किए हैं। जो घोषणा पत्र नेताजी ने, पार्टी ने बनाया था, उसको लागू किया है। नई चीज़ें भी कम से कम उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश रही है। मैं भी मोदी जी के, अमित शाह जी के भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि एक ही नारा, मोदी जी का एक ही नारा, यूपी को भ्रष्टाचार और जातिवाद से छुटकारा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा सरकार बनने पे यही था कि भ्रष्टाचार कैसे कम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, काला धन वापस आए। नहीं, उनका कहना है कि आपकी सरकार जो है मायावती और दोनों मिलकर के, जो सुन पढ़ा होगा आपने भी कि ये दोनों मैंने एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक भ्रष्टाचार एक जातिवाद, उससे छुटकारा करना चाहते हैं मोदी जी। कई मुद्दे ऐसे हैं जो आसानी से किसी भी सरकार के खिलाफ कहे जा सकते हैं। एक भ्रष्टाचार बहुत आसानी से कहा जा सकता है, दूसरा ये कहा जा सकता है कानून व्यवस्था नहीं। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल जंगल राज कर कह दिया उन्होंने, जंगल राज है यहाँ पर। ये दो मुद्दे ऐसे हैं बहुत आसानी से किसी सरकार के खिलाफ बोले जाते हैं। सच्चाई नहीं है इसमें कोई? भाई, वो उनको अपनी स्टेट भी देखनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, की स्टेट है। कम से कम उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, उस पर नियंत्रण किया है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं दे सकता कि हाँ भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा। मैं उदाहरण दे सकता हूँ कई स्कीम्स में। मान लीजिए समाजवादी पेंशन एक बड़ी स्कीम है और बड़े पैमाने पर हम लोग लागू कर रहे हैं। 55 लाख महिलाओं को उससे जोड़ा है। मान लीजिए बनाने में एक बार को तो दिक्कत हो सकती है, गांव में सेक्रेटरी है, प्रधान है, वो कुछ गड़बड़ी कर सकता है, अधिकारी कुछ बुराइयां पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक बार पेंशन बन जाए। मैं स्कीमों पे तो आऊँगा आपके बाद। मैं अभी जो कह रहा हूँ, मोदी जी ने चार्ज लगाया आपके ऊपर, अमित शाह इतने अग्रेसिव आपकी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं दोनों, तो उसके बारे में आप ये आंकड़ों से तो लोग कन्वेंशन, परसेप्शन की बात होती है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये तो उत्तर प्रदेश में बताना चाहिए कि जब 70 से ज़्यादा लोकसभा के उनके सांसद जीते हैं, उन्होंने काम क्या किया है, सड़क कितनी बनाई है, या उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज क्या दिया है। मान लीजिए नीति आयोग बनाया, हमें भी भरोसा था कि नीति आयोग बनने से प्रदेश सरकारों को लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ प्रदेश सरकारों को तो लाभ मिला होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का सरकार का नुकसान हुआ है 9,000 करोड़ का। मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है। अब ये भ्रष्टाचार बड़ा सवाल है या आपका और दूसरा बड़ा सवाल है कि 9,000 करोड़ रुपए मिले ही नहीं स्टेट को? नहीं, क्यों नहीं दिए? ये नीति आयोग को बता सकता है। नीति आयोग तो आप तो 2 बार मीटिंग अटेंड करके आए हैं। मैं नीति आयोग में रहा, मैंने सुझाव दिए और मैंने कहा कि प्रदेश सरकारें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो शेयर पहले था वो बना रहे, कम से कम क्योंकि उनकी सत्ता अभी आई है, हम प्रदेश सरकार में पहले से हैं, वो स्कीमें पहले से चल रही हैं। पर आप समझते नहीं, आप तो चुनाव लड़े हैं, आपने जीता है चुनाव, पिछली बार आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, आपको लगता नहीं कि ये सब आंकड़ों से लड़ाई तो होती नहीं, परसेप्शन से होती है? उन्होंने आपके ऊपर सीधा, आप तो कहने जी मेरे को 9,000 कम दिया, ज़्यादा दिया, लोगों को तो ये लगता नहीं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है इस वक्त सांप्रदायिक दंगे ज़्यादा हो रहे हैं या सांप्रदायिक घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से आप पोलराइजेशन हो रहा है। दोनों को सूट करता है, समाजवादी पार्टी को भी सूट करता है, बीजेपी को भी सूट करता है। देखिए, लोकतंत्र में परिवर्तन होता है और लोकतंत्र का ही ये कमाल था कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिल गया। लोकतंत्र का ही कमाल था कि जनता को भरोसा था कि ये सरकार काम करेगी। तो आपको नहीं, लेकिन जमीन पे क्या काम आया है? नहीं, आपको क्या लगता है जमीन पे जो समाजवादियों ने उतारा है जमीन पर काम, आज मैं कह सकता हूँ कि देश में एक्सप्रेस वे, एक्सेस कंट्रोल अगर कोई प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से बना रही तो उत्तर प्रदेश, और कम समय में बना करके पूरा करेंगे। आपके लखनऊ में मेट्रो बन रहा है, मान लीजिए, केवल लखनऊ में नहीं और जिलों में भी और जगह भी बनेगी। मुझे देश में कोई प्रदेश सरकार बता दीजिए जो 4 शहरों में मेट्रो बना रही हो। नहीं, विकास चलो दिखता है जैसे आपने कहा, यही तो लोगों को सहूलियत दे पर रहा उसके बावजूद भी परसेप्शन ये ऐसा क्यों बन गया आपकी सरकार का कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, लोग जहाँ पर ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, तालाबों पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद आपके समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो उससे ज़्यादातर जिनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि आप डरते हैं उनसे। देखिए, सड़क, बिजली, पानी और तमाम सुविधाएं जो लोगों को देनी चाहिए, हमारा लक्ष्य यही है ना, लोगों की खुशहाली। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वही बात बोलना चाहता हूँ कि लोगों के बीच में खुशहाली आए,
लोगों को लगे कि हाँ कुछ स्कीम आती हैं, उससे कुछ बदलाव उनके जीवन में आता है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमने काम किया है और काम तो किया आपने, मैं उसकी बात उसके ऊपर जा नहीं रहा, क्योंकि अच्छा, फैक्ट्स के ऊपर जो वो भी विकास की बात तो करते नहीं बीजेपी वाले जो हैं। जोड़ना चाहता हूँ वो अगली बात जोड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब उपलब्धियां समाजवादी सरकार की ज़्यादा हैं, वो ये कहते हैं कि समाजवादी सरकार में ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है। वो आरोप लगाते हैं कुछ इस तरह के जिनका कोई सरकार से, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा अगर ज़मीन कब्जे के आप पर उदाहरण हैं तो हमें दीजिए, अगर आपको मेल आता है तो सीसी हमें कर दीजिए मेल। भाई गवर्नर ने आपको कहा मेरे को रिपोर्ट चाहिए, गवर्नर ने आपसे 2 दिन पहले रिपोर्ट मांग ली। गवर्नर साहब को तो जो रिपोर्ट मांगी है मैं गवर्नर साहब को रिपोर्ट दूंगा। तुमने उनको लगता है उनको भी कन्विंस किया होगा ना किसी ने, लेकिन मैं गवर्नर साहब क्यों मांगेंगे रिपोर्ट? मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या किसी दल को ये लगता है कि ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। आज सत्ता में हमें कम से कम भरोसा रखो ना कि सरकार काम करती है कि नहीं करती है, वो पेश हमारे सामने करो। आपका तो अंतिम ईयर है तो भरोसा तो उनको लगता है कि आपने डिलीवर नहीं किया, आपने कब्जे करवाए लोगों के ऊपर, ये उनका चार्ज है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कहता हूँ आज के ज़माने में कोई बात छिपी नहीं है। ये ज़माना ऐसा है जहाँ पे सब कुछ खुला है। मैं तो ये कहता हूँ वो तस्वीर लाइए, वो ज़मीन के हमें कागज़ हटवाए ना कि अतिक्रमण आपने हटवाए हैं कई जगह पर, इसका थे ना वहाँ पर, हम बहुत जगह हटाए। अच्छा, देश में केवल उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण हो रहा है, देश में ही जमीन में केवल उत्तर प्रदेश में कब्जा हो रहा है। तो मान रहे हैं आपकी हो रहा है? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि सवाल वो आना चाहिए सामने जो वाकई में जमीनी हकीकत से जुड़ा हो। केवल 3 साल सरकार में आज पता लगा उन्हें जमीन कब्जा हो रही है। आपके यहाँ क्राइम बढ़ा? बाकी मैं ये कहता हूं कि दूसरे स्टेटों का अगर आंकड़ों में, मैं इसलिए नहीं जाना चाहता, जब आप मुझसे कह रहे हैं कि आंकड़े में ना जाओ तो मैं भी आपसे कहता हूं कि आंकड़े में ना जाए, क्योंकि अगर आंकड़े अगर आप देखोगे तो दूसरे स्टेटों के आंकड़े हमसे खराब हैं। कानून व्यवस्था आंकड़ों के हिसाब से उनके खराब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम हम लोगों ने सुधार लाया है। मैं आने वाले वक्त में, मान लीजिए आज भरोसा है लोगों पर कि फ़ोन करने से एम्बुलेंस पहुंचती है, आने वाले समूह में कि 100 नंबर कैसे हमारे इफेक्टिव हो, पुलिस का रिस्पांस टाइम कैसे बेटर हो, फोर्स की जो संख्या होनी चाहिए वो हो। 40,000 में भर्ती कर चुका हूँ, 35,000 की भर्ती और होने जा रही है। अगर आप फोर्स नहीं होगी आप पे, आप कानून व्यवस्था किससे ठीक करोगे? नहीं, पर मुख्यमंत्री सवाल ये आता है कि जब भी इलेक्शन आता है आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था आपके प्रदेश की बेटर है, मैं सिर्फ उस वक्त सांप्रदायिकता का सवाल क्यों उठ जाता है बार बार? जैसे ही चुनाव आता है यूपी के अंदर सांप्रदायिकता दंगे होने शुरू हो जाते हैं, सांप्रदायिक जुलूस निकलने चले जाते हैं, ये क्यों होता है? तो उसमें आपको भी शुरू करता है या उनको भी शुरू करता है, ये दोनों की मिली भगत है क्या? देखिए, यूपी बड़ा स्टेट है और लोगों को लगता है कि अगर यूपी उनके हाथ से चला जाएगा, जो उनको बहुमत मिला है, तो उनका बहुत बड़ा पैमाने पे नुकसान होगा देश में। किनको? भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, तो फिर तो वो कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे। काम तो किया नहीं उन्होंने, काम कोई किया हो स्टेट तो आपके पास है ना, वो काम क्या करेंगे? नहीं, क्यों? उनके केंद्र सरकार बनी है, लोगों को कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लोगों को कहा कि हम आपका जीवन बदल देंगे। तो अच्छे दिन तो आ गए, ग्रोथ देखो 7.9% हो गया। ग्रोथ किसका हो गया? सारे देश का ही हुआ ना, उसमें यूपी भी शामिल है। यूपी तो उनकी वजह से ग्रोथ हुई। तो आप ग्रोथ, अगर वो कहते हैं 7.9% ग्रोथ हुआ है जो हाईएस्ट एवर है। मैं ये कहता हूँ कि एवरेज ग्रोथ पिछले वर्ष की उत्तर प्रदेश की ज़्यादा थी भारत की ग्रोथ रेट से। कितनी थी? यूपी से, भारत से ज़्यादा थी। भारत की तो 7.5 थी पिछले साल, इस बार 7.9 की क्लेम कर रहे हैं। एवरेज जो आपकी ग्रोथ थी उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की ग्रोथ थी। पर ये सांप्रदायिक दंगे की जो बात है आपके कानून है, मैं देख रहा हूँ 2011 के अंदर सांप्रदायिक दंगे 5022 हुए थे जब आपकी सरकार 2012 में आई। 2011 के अंत तक इतने हुए थे। आज जो है 2014-15 में, आज की डेट जब हम डिस्कस कर रहे हैं, 6500 सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। देखिए, यानी कि 45%। पहले तो आप मुझे पहले तो डेफिनेशन बता दो, सांप्रदायिक दंगे की डेफिनेशन क्या है जो पुलिस के रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं। मैं उसके बाद मैं तो पुलिस के, मेरी डेफिनेशन नहीं है ये। मैं ये कहता हूँ बीपीआरडी जो पुलिस ब्यूरो पुलिस रिसर्च, अगर आप होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों से ही जाना चाहते हो तो देश में केवल उत्तर प्रदेश में हुए हों तो ऐसा तो नहीं है, देश में और जगह भी हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि बहुत सारे दंगे जो हुए ही नहीं उन पे भी ये कहा जाता है कि दंगे हैं। होम मिनिस्ट्री का दंगे होता है, रिपोर्ट तो आपके यहाँ से जाती होगी ना, ये जो आपके थाने में रजिस्टर होती है बीपीआरडी के अंदर। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दंगे की परिभाषा क्या है। वो तो आपके पुलिस वालों ने क्यों लिखा है? अगर आप दंगे लिख रहे हैं तो दंगे की परिभाषा क्या है? कि अगर 2 समुदाय 2 धर्म के अलग अलग में कोई भी चीज लिखी जाए वो दंगा मान लेंगे क्या? नहीं, जो मैंने परिभाषा लिखी नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपने इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आंकड़े हैं,
अगर एक समुदाय दूसरे समुदाय के कोई और भी घटना हुई है उसको भी दंगे में शामिल किया जा रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है दंगे हुए नहीं है? सांप्रदायिकता सौहार्द मैं- बना हुआ है मैं- यहाँ पर। मैं इस बात को कहता हूँ कि आखिरकार दंगे कराने वाले कौन थे? कहीं प्रदेश में देश में ये बता सकते हैं कि लाउड स्पीकर पे झगड़ा हो रहा हो, कहीं पर ये बता सकते हैं कि ट्रक को रोक करके वहाँ जांच करेंगे कि कौन सा जानवर जा रहा है। मैं पूछता हूँ धर्म परिवर्तन की बात देश में और हिस्सों में भी है क्या जितना उत्तर प्रदेश में है? ये कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं नहीं उनका तो जिनको काम नहीं करना है, जिन्होंने कोई सीधा सीधा जनता को लाभ देने की कितनी योजनाएं जमीन पे पहुंचा दी? मान लीजिए अगर कोई स्कीम है उनकी है स्कीम, ठीक पर है। आंकड़ों को तो डिस्प्यूट नहीं कर रहे ना आप। नहीं, कानून व्यवस्था के सवाल पर और दंगे के सवाल नहीं, मैं पर सवाल तो ये जो है कि सरकार जो ने काम कम्युनलाइजेशन किया है, यूपी में हो रहा है इस वक्त एक तो बनाया जा रहा है। जैसे मैं आता हूँ मथुरा पे आता हूँ, कैराना पे आता हूँ, या मथुरा का सांप्रदायिक नहीं था, उसके बाद आप शामली पे आते हैं, या बाकी मुजफ्फरनगर उससे पहले हैं। ये सारे 102 संप्रदाय में झगड़ा की बात ही है ना, आखिरकार तनाव तो कौन है ही ना। कराने वाले लोग थे? कौन कराने थे? वाले लोग आप थे। मुख्यमंत्री हैं, भारतीय आपको जनता पार्टी information के होनी चाहिए। लोगों ने कराए, जितना रोक सकते थे, जितना थाम सकते थे, हमने किया काम। दंगा रोकने से लेकर के और उनके खिलाफ कार्रवाई के लेकर के। अभी तक सजा तो किसी को हुई नहीं। तो उसके लिए कोर्ट में मैं क्या कर सकता हूँ? कई जगह से चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई। क्यों? जिन केसों में चार्जशीट का जो तरीका है वो फाइल होंगी चार्जशीटें। जैसे राम वृक्ष का मामला है, इतनी सारी, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शामली हो या मुजफ्फरनगर हो चाहे मथुरा हो, हर जगह इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको आती रही, तो पुलिस आपकी नाकाम रही काम करने में। आप सरकार की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते। मान लीजिए बच्चे हैं वहाँ, महिलाएं हैं, आप एकदम घुस जाएंगे वहाँ पर जाकर? आपको सोचना चाहिए, दूसरा पहलू सोचना चाहिए कि दुर्भाग्य देश का कैसा है कि किसी को खाने के लिए बुला लो वो रुक जाएगा आपके यहाँ। आप कह दो कि हम खाना देंगे फ्री 2 वक्त या 3 वक्त, लोग आपके यहाँ इकट्ठे होने लगेंगे। कोई कहानी आप बता दो कि डीजल और पेट्रोल हम इतना सस्ता देंगे, क्या दुर्भाग्य देश का, क्या ऐसे भी लोग हैं देश में? तो आपको वो सरकारी बिल्कुल नहीं जमीन पे नजर कब्जा आता। करके बैठे थे ना राम लेकिन वृक्ष हाई जी। कोर्ट का आदेश जब आया और हाई कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय हुआ, हमने कहा कि हम खाली कराएंगे, सरकार ने एफिडेविट दिया खाली कराएंगे। नहीं, खाली जब कराने गए तो बेचारे आपके 2 लोग बड़े अफसर शहीद हो गए उसके अंदर। तो ये पुलिस की नौकरी जोखिम भरी है। वर्दी अगर फौज बॉर्डर पे शहीद हो रही हैं या पुलिस के साथ घटना हो जाए तो क्या वो उनकी ड्यूटी का पार्ट नहीं है? नहीं, आपने इतना विकास की योजनाएं चलाई, सब की सब मेरे पास लिस्ट है एकदम, इतनी सारी चला रखी हैं आपने, पर उसके बावजूद इस तरह की घटना जो आते हैं जिसमें सारे डेलीगेशन जा रहे हैं, रोज हेडलाइन बन रही है अखबारों के अंदर, टीवी चैनल के अंदर, तो कम्युनल टेंशन यहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी केवल माइनॉरिटी अपीजमेंट करने के लिए करती, एक्शन नहीं लेती कोई। देखिए, जैसे मैं इशराक का मामला भी था। उत्तर प्रदेश में याद होगा आपको, जब सरकार की शुरुआतियों के दिन थे उस समय बदायूं वाला मामला हुआ। बताइए देश का कौन सा नेता जो बदायूं नहीं पहुंचा? उसकी जाति का ही नहीं पता था, लोगों ने कहा ये दलित के साथ घटना हो गई। कौन पार्टी के नेता नहीं पहुंचे? बाद में सच्चाई क्या निकली? एक झूठी कहानी, एक जो घटना हुई नहीं उस हिसाब से उसको बदनाम कर दिया गया सरकार को, और फिर यूएन तक बात पहुंच गई। यूएन तक बात पहुंच गई हो, देश की तमाम नेता गए हों, लेकिन वो बात सही नहीं निकली। किसी ने क्षमा मांगा, किसी ने माफ़ी मांगी, किसी ने कहा कि हमने गलत जगह पर गलत घटना में गए थे। मुझे एक उदाहरण दे दो आप। नहीं, पिछले 2 साल के अंदर जो कुछ यूपी के अंदर जिस तरह की घटनाएं हुई उससे यूपी का नाम तो बदनाम हुआ ना। कौन सी घटना हुई बताओ तो सही। बदायूं से लेकर चले अब राम वृक्ष तक लेकर बदायूं की चले। झूठी थी। नहीं, झूठी तो बाद में निकली ना, उससे पहले तो आपका आपने कहा यूनाइटेड नेशन तक पहुंच नहीं गई थी। नहीं, जो घटना ही नहीं थी वो कहानी 2 लड़कियों के बाद में रेप का केस आया, उनको फांसी पे लटका घटना ही दिया नहीं गया। हुई, उसकी बात नहीं, कहानी रेप बनाई तो उनको फांसी पे देखिए, जो घटना ही नहीं हुई वो कहानी बनाई गई। इशलाक वाली तो हुई ना, जो कौन सी इशलाक की जो वहाँ पर बीफ का केस हुआ है उसके अंदर अलग अलग रिपोर्ट आई, गलत बात। ये अलग अलग रिपोर्ट आई। देखिए, ये आप किसी पे तो भरोसा करोगे, उसके घर पे नहीं निकला मीट, उसके फ्रिज में मीट नहीं था, आप कैसे थोप दोगे कोई बात? कोई आपको कह दे, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के देश में दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाते हैं लोग, उन्हें कहना चाहिए कि जिन मुल्कों में बीफ खाया जाता हम उन मुल्कों से व्यापार नहीं करेंगे। आज तय कर ले भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं तय करती? तो आपका मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाया उन्होंने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप दूसरे मुल्कों में क्यों जाते हो? आप तय करिए कि जो लोग बीफ खाते हैं उन मुल्कों में हम नहीं जाएं। उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। ये तो कनेक्शन व्यापार और जो तो वो हमारे झगड़ा क्या था? नहीं, मुझे बताइए ना, झगड़ा क्या था? गौ हत्या या गौ का कांड। फिर इसका मतलब ये बात नहीं, आपसे आपके प्रदेश में बैन है गौ, हमने बैन किया है। नहीं, तो इसका मतलब आपने बैन किया ना? बैन है हमारा, तो उसके अंदर जो बैन अगर है तो उसका वायलेशन कोई भी करे, किसी पार्टी का उससे कार्रवाई आदमी, होगी। उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी। ये तो अप्रूव हो गया कि वो निकला जो था वो बीफ था, लेकिन उसके घर में नहीं निकला वो।
तो कहीं से तो आया ना वहाँ उसके पर। फ्रिज में नहीं था। नहीं, बाहर ना, आपकी रिपोर्ट कहती है कि वो नाले में था या कहीं और था। नहीं, जहाँ था उसके घर में नहीं था। आप जिसके घर में नहीं कुछ होगा उस पर कार्रवाई हम कैसे कर देंगे? पर मुख्यमंत्री, ये चीज जो छोटी छोटी चीजें इतनी बड़ी बन जाती हैं, इसको बना कौन रहा है बताइए? मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहाँ पर, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं वहाँ पर, कौन बनाता है? नहीं किसी चुनाव घटना को घटना क्यों नहीं रहने देते? पर ये जो घटना होती हैं, इसको चुनाव के दौरान जो है मार्च निकाल जाती हैं, सद्भावना यात्रा निकाल जाती है, निर्भय यात्रा निकाली जाती है, और समाजवादी पार्टी के सीनियर मंत्री संतों को कहते हैं आप भी जाइए। ये मैं पूछूं क्यों करते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। विकास तो आप कर रहे हैं, विकास तो देश का भी हो रहा है। उनका काम ही दंगा करना है, तो मैं उनको कैसे कह सकता हूँ विकास पे लौट आए? नहीं, विकास हो तो मोदी जो कहते हैं विकास के अलावा, मेरे देखो जब से मैं आया हूँ मैं ये कहता हूँ- 7.9% ग्रोथ हो गया। मैंने पहले भी आपसे मैं पूछा है। कहता हूँ कि एक ग्रोथ रेट है, मान लो अगर दाल आपको इम्पोर्ट, सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। मैं पूछ रहा था कि जितने सारे सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, कि विकास होके दब जाता है, विकास के मुद्दे दब जाते हैं, तो क्या लगता है कि आपको इस प्रदेश के अंदर इनटॉलरेंस, जो लोग टॉलरेट नहीं करते दूसरे को, वो एटमॉस्फेयर बन रहा है क्या? देखिए उनका काम है माहौल ख़राब करना, वो अपना काम करेंगे। हमारा काम है, जनता ने हमें इसलिए बहुमत दिया है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, हम अपना काम करेंगे। नहीं, विकास तो आप कर रहे हैं, विकास तो देश का भी हो रहा है। तो उनका काम ही दंगा करना है, तो मैं उनको कैसे कह सकता हूँ विकास पे लौट आए? नहीं, विकास हो तो मोदी जो कहते हैं विकास के अलावा, मेरे देखो जब से मैं आया हूँ मैं ये कहता हूँ- 7.9% ग्रोथ हो गया। मैंने पहले भी आपसे मैं पूछा है। कहता हूँ कि एक ग्रोथ रेट है, मान लो अगर, तो बताओ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, आपका एक्सपोर्ट कितना हो रहा है? कौन दुखी नहीं है महंगाई से? बताओ, दाल आपको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। एक समय था जब आप शुगर इम्पोर्ट कर रहे थे आप, तो 7.9, आप ये बताओ महंगाई देश में हो और ग्रोथ रेट आपके आंकड़े अच्छे हों, ये बात समझ में नहीं आती। तो क्या एक लगता आम है? आदमी को समझ तो में नहीं आंकड़े आती। आपके तो विश्वसनीय इसका नहीं मतलब है? आंकड़े ठीक नहीं है, आंकड़े केवल खुश करने के लिए कुछ बनाए गए हैं लगता है। तो सरकार ने बनाया आपके तो सरकार के लोग बनाए होंगे खुश करने के लिए। मान लीजिए महंगाई क्यों नहीं रुक रही? नहीं, महंगाई तो नहीं रुक रही, क्योंकि उसके लिए सरकार तो जिम्मेवारी नहीं होती ना। अगर बारिश नहीं हो, अरे बारिश नहीं, टमाटर अगर के दबाव भी सूखा हो, बढ़ेंगे। तो सूखा में किसानों की मदद हो। किसानों की मदद की ना उन्होंने, आपको इतना कितनी पैसा मदद दिया, कर दी? इतने सारे पैसे दिए, आपने मैं बांटे कह नहीं। रहा हूँ जो ओलावृष्टि में मदद होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, सूखा में जो मदद होनी चाहिए वो नहीं हुई। आपने कहा कि हम बुंदेलखंड में पानी पहुंचाएंगे, ट्रेन भेज दी, गांव में मैं कैसे पानी लेके जाऊं? उमा भारती ने कहा कि अखिलेश यादव कोऑपरेट नहीं कर रहे, मैंने तो ट्रेन भेज मैं दी उनके कहता पास, उनको उन्होंने बांटने के लिए टैंकर भी देने के लिए तैयार थे हम। उन्होंने ये कहा, मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रेन भेज दी, मैं गाँव में ट्रेन कैसे लेके जाऊँ? गाँव में टैंकर तो ले जा सकते हैं, पानी तो वहाँ से ले भर के ले जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमें टैंकरों की जरूरत है, हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है। और फिर जो ट्रेन भेजी वो खाली भेजी, पानी भी हम भरे उसमें। नहीं, आपने कहा कि पानी हमारे पास इसका सरप्लस मतलब है, ये आपने इसका कहा मतलब ये है कि पानी हमारे पास था और पानी है। मैं आज भी कहता हूँ, हालांकि बारिश उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, अभी शुरुआत नहीं, होनी है। उसको जल्द ट्रेन बना सकते ना। उमा भारती का कहना ये है, मैंने अभी इंटरव्यू किया लेकिन कि उन्होंने अखिलेश कहा यादव कि ने कहा पानी वहीं से आएगा। कि यूपी में पानी था और ट्रेन में हमने ट्रेन भेजी ताकि उसमें भर के अलग अलग स्टेशन पे ले जाएं उसको। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि पानी है उत्तर प्रदेश में, तो उस ट्रेन में हमें डाल के टैंकर अलग अलग चाहिए स्टेशन पे थे। ले जाओ ना, टैंकर का लेकिन- काम बच जाएगा लेकिन ना दिखावा आपका। क्यों किया उन्होंने? दिखावा क्यों किया कि हम ट्रेन भेज दिए आपको, जब उन्हें पता है कि पानी हमारे पास है, हम टैंकरों से आसानी से पानी पहुंचा सकते हैं। जहाँ पानी है वहाँ से दूसरी जगह जहाँ पानी नहीं अच्छा, मैं है ये- वहाँ तो ले जा सकते हैं ट्रेन को। मैं ये कहता हूँ कि अगर बुंदेलखंड को देखा हो, समझा हो, जहाँ पानी है, मान वहाँ लो, से MP हैं वो तो राज झांसी से। मैं उनके बारे में नहीं कहता, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कहता हूँ कि अगर आप जानते थे कि यहाँ पर डैमों में पानी है, यहाँ पे अगर नदियों में पानी है या और तालाबों में पानी है, तो मैं समझता हूँ तालाबों से आसानी से पहुँचाया जा सकता है। आप स्टेशन जाइए, पानी भरिए, स्टेशन ले जाइए, फिर स्टेशन से ट्रेन टैंकर ले जाइए। तो क्या आप वो कौन सा ड्रामेबाजी थी लॉजिस्टिक सारी? दे रहे हैं हमें? आपको तो ड्रामेबाजी थी, नाटक था क्या वो? मैंने कहा मदद ही नहीं करना चाहते थे वो, क्या मदद की जब उन्होंने? ट्रेन भेजी तो उसके लिए किसी मदद मैं के ये साथ कहता भेजी हूँ, हुई हो ना। जरूरत के समय पर उन्होंने क्या मदद की? खाने का पैकेट समाजवादी पार्टी दे रही है, आज उनके वहाँ दाल, आलू, आप चाहे चावल, दूध, घी, सरसों का तेल, खाने का सामान हम दे रहे हैं। बताओ केंद्र सरकार ने क्या दिया? मैंने जितने भी केंद्रीय मंत्री से बात करो, जैसे उनसे बात की मैंने, बाकी लोगों से बात की, उनका कहना ये है जैसे कि अखिलेश जो है गंगा को हमने साफ करना है, कानपुर के आसपास अब जितने अतिक्रमण हैं, बाकी चीज़ें हैं, हमारे को कोऑपरेशन स्टेट यूपी के अलावा बाकी स्टेट से आ रही हैं। आप ये बताइए, गंगा उत्तर प्रदेश में बहती है, हाँ। अतिक्रमण कोई गंगा के किनारे हमने तो कराया नहीं।
सदियों से जब से बह रही है तब से वहाँ लोग रह रहे हैं। उससे पहले किसी सफाई करने का काम भी नहीं किया, ना ही कमलापति त्रिपाठी बने थे सफाई 1980 के कैसे अंदर, होगा? उसके चेयरमैन, तब से कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए सफाई तब होगी जब आप शहरों को साफ करने के लिए ठान लें और गांव से भी साफ सुथरा पानी निकले। वो तो स्टेट सब्जेक्ट है ना आपका। अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो नदी साफ नहीं होगी। अगर आप शहर को साफ नहीं करोगे और गांव को साफ नहीं करोगे तो आपकी नदी साफ नहीं तो होगी। गंगा नहीं साफ होगी इसका मतलब? कैसे हो जाएगी? अगर इंडस्ट्री की इतना इन्फ्लुएंट आ रहा है, इंडस्ट्री तो आप रोकेंगे ना उसको? तो अरे हम रोकेंगे? दावा आपने ठोका कि हम करेंगे वो साफ। तो पैसे देने के लिए तैयार है, कहते 20,000 करोड़ मेरे पास है और अखिलेश यादव हमने कोई गोमती पे स्कीम काम नहीं दे शुरू रहे कर कि हमने, कहते उनसे बातचीत होनी है। आपको जानना चाहिए, देखना रिवर चाहिए। लिंकिंग की बात होनी थी, बैतूल और जो लिंकिंग है उसके ऊपर आप मना कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको देखना चाहिए कि गोमती में हमने काम शुरू कर दिया। गोमती में जाम किया, गोमती में काम 700 शुरू कर करोड़ का दिया। 1100 करोड़ हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं वो तो काम होगा तो पैसा तो लगेगा ही। अगर आपका आपको ओरिजिनल नदी प्रोजेक्ट साफ करनी 700 करोड़ का था, 1100 करोड़ कर दिया, तब भी 20% काम नहीं। मैं ये कहता हूँ आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरे को पता है वो। आप ही बता दिए हजारों करोड़ रुपया गंगा में खर्च हो चुका। 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, ये बताया। हाँ, और तो हजारों गंगा करोड़ उतनी मैली है अभी भी, उससे ज्यादा मैली है। तो इसका मतलब कोई आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, कोई एक सही तरीके से काम करोगे। मैं समझता हूँ गोमती का सफाई का जो कार्यक्रम शुरू किया, ये कम से कम उदाहरण पेश करेगा कि हाँ इस तरीके से पानी को साफ किया जब वहां से पानी बाहर से शहरों में 12 किलोमीटर पहले जो आपने नाला अभी भी एक आ रहा है, एफ्लुएंट आ रहा है, वहां से जाकर केमिकल से अब बंद नहीं किया उसको अभी तक। कम से कम कोई नाला गोमती में नहीं जाएगा, ऐसा इंतजाम कर रहे हैं। तो पानी कहाँ से? गंदा पानी मैं आपको वापस उमा भारती की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि वो भी गोमती के अंदर इंटरेस्टेड है कई जगह, क्योंकि वो कहते गंगा में जब तक हमने जो प्लान बनाया है उसके अंदर एनवायरनमेंट के साथ बैठ करके, अखिलेश यादव से अभी तक हमारी सहमति नहीं हुई है, बाकी स्टेट से हो गई है रिवर लिंकिंग के बारे में। नहीं, रिवर लिंकिंग अगर कोई करना चाहे तो करें, पर आपसे पेंडिंग है ना आपके पास, केन बेतवा का पेंडिंग है। हम सहयोग करेंगे, हम तैयार हैं उसके लिए, केन बेतवा के लिए। हाँ अगर सफाई करना चाहते हैं आप, यमुना की सफाई है, मैं कहता हूँ यमुना को गंदा कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा दिल्ली से गंदा होता है यमुना, आप साफ करिए उसको। तो आगरा तक आते हो, आगरा और मथुरा तक आते तो नाला ही बन जाता है, उसमें है ही नहीं। सबसे ज़्यादा गंदगी अगर कहीं से आती है तो वो दिल्ली से आती है। जमुना के दिल्ली में रोकिए, यमुना को साफ कैसे करोगे आप? पर जो यूपी के अंदर हैं, गंगा और जमुना के किनारे जितनी हैं, उनको तो आप रोक सकते हैं ना। साफ करके भेजो पानी को। अपनी जिम्मेवारी हटा के आप कहते हैं पहले वो करें, हम अपना वृंदावन में काम। भाई आपके यहाँ अगर कोई आक्रमण कर दे, क्राइम हो रहा हो, जी पहले दिल्ली में क्राइम बंद करो, मेरे यहाँ तब होगा। मैं ये इस बात को ये कह रहा हूँ कि हमने यमुना पर वृंदावन में काम शुरू कर दिया है। आने वाले और शहरों की कैसे गंदगी न जाए वो भी हम इंतजाम करेंगे। लेकिन आप जब जिम्मा लिया आपने गंगा साफ करने का, तो कम से कम स्टेट को सपोर्ट तो करिए आप। स्टेट तो कह रहे हैं मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, तो हम अब काम करने के लिए तैयार हैं। आपने कोई प्लान भेजा उनको? हमने प्लान भेजे नहीं भेजे, काम शुरू कर दिया है। हम प्लान नहीं भेजे, हमने काम ही शुरू कर दिया। कहाँ से? आप वृंदावन में देखिए काम शुरू किया हमने, स्टेट बजट से काम किया। नहीं, गंगा गोमती में देखिए बजट शुरू किया है, वर्णा नदी पे हमने काम शुरू कर दिया, वाराणसी में। तो केन बेतवा जो लिंक है, केन बेतवा लिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट है बुंदेलखंड के लिए, कि मध्य प्रदेश में जो पानी आया जब उसके उससे से हरियाली बढ़ गई, वहाँ की एकरेज भी बढ़ गई। आपकी तरफ अभी तक हुआ नहीं कुछ, तो आप उसके ऊपर सहमति दें, अटका हुआ। हमने डैम बनाए हैं, पर हम ये कहते हैं लिंकेज में भी तैयार है। लिंकेज अभी आगे आते हैं, हम तैयार हैं उसके लिए, केन बेतवा के लिए। आज का नहीं है केन बेतवा का, ये भी बात साफ होनी चाहिए। केन बेतवा कोई बीजेपी की सरकार नहीं जोड़ रही है, ये पहले से प्रपोजल था। नेताजी ने भी उस समय सहमति की थी और मैं भी सहमत हूँ। और उन्होंने तो मेरे इंटरव्यू में आपके ऊपर सीधा चार्ज लगाया कि अखिलेश जी उसके लिए तैयार नहीं हो रहे बिल्कुल अभी तक। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और जानकारी आप उन तक भी पहुँचा दीजिए। ये केन बेतवा का जोड़ने का सिलसिला नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी शुरू हुआ था। पर अभी आपकी वजह, उनका कहना है कि आपकी वजह से रुका हुआ है अभी तक। मैं कह रहा हूँ सहमति दे रहा हूँ, मैं तैयार हूँ। केन बेतवा आप जोड़ना चाहें जोड़ ले, तो पैसा वो खर्च करें आप जोड़ना चाहिए। जो वहाँ से अगर आपको जोड़ने से जो हटाने पड़ेंगे लोग वो विस्थापित होंगे, उनका सब आप कर लेंगे अपने। स्वीकार कर रहे हैं हम जोड़ना चाहते हैं, उसमें सहयोग करिए आप। पर दूसरे मैं विकास के ऊपर आता हूँ। दूसरा स्मृति ईरानी से भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि कई चीज़ें यहाँ पहुँचती हैं यूपी में, स्कॉलरशिप वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जानकारी नहीं है उनको या आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मैं तो मेरे को जानकारी नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो स्कॉलरशिप अगर है हमने सब ऑनलाइन कर दी है। नहीं, आपके एडमिशन की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। अब जहाँ कहीं जो हुआ तो, लेकिन हम ऑनलाइन नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर पता नहीं है तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। जो ऑनलाइन जो 15 अक्टूबर को जो एडमिशन लेगा, 30 सितंबर तक अप्लाई करने की डेट है। जब तक एडमिशन नहीं होगा तो कैसे क्लेम करेगा वो? नहीं तो क्योंकि एडमिशन टाइम से होना चाहिए, हम उसको मौका देते हैं, आप भरिए उसको, हम मौका देते हैं, आप रजिस्टर हुई है उसके लिए। नहीं रजिस्टर तो जब तक एडमिशन नहीं होगा रजिस्टर कैसे करेगा? आपकी डेट ही अलग है, आपके कनेक्शन नहीं है ना दोनों में। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट जो है अप्लाई करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, और आपकी एडमिशन डेट हम सुधार लाएंगे उसमें, अगर ऐसी कोई बात है सुधार लाएंगे। पिछले 15 साल
साल से नहीं हुआ, अब हो गया क्यों नहीं कि सुधार आपने लाएंगे? एडमिशन लेट आगे कर दी थोड़ी सी। हाँ तो मैंने किया ना, आपको ऑनलाइन किया, स्कॉलरशिप नहीं मिल नहीं, रही वो बच्चों को, स्कॉलरशिप register हो के रहे हैं। साथ एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट नहीं किया, उससे काफ़ी लाभ। करेंगे आगे आने वाले समय में, करेंगे उसको और करेंगे। आपकी नॉलेज में थी कि नहीं थी ये बात? नहीं नहीं, मुझे ये नॉलेज में है कि ऑनलाइन सबसे ज़्यादा हमने किया है, और जातियों को कम मिलता था उसको भी बराबर लेकर के आए, ये भी जानकारी टेक्नोलॉजी के है। मामले में मॉडर्न माइंड तो आपका है, इसमें कोई तो इससे कर रहे हैं हम लोग online। पर उस ऑनलाइन हर चीज़ आपने कर ली, मोदी जी उसके साथ आपका कंपटीशन लगता है। नहीं, वो मेरा भी कोई हर चीज़ कंपटीशन किसी से एप्लीकेशन नहीं है। ऑनलाइन। मुझे कोई कंपटीशन किसी से नहीं, लेकिन हाँ अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ लोगों को सहूलियत मिल सके तो उसको ज़रूर करना चाहिए, करेंगे उसको। अगर डेट्स का, कब क्या एडमिशन का, अगर उसमें सुधार लाना होगा वो भी डेट्स का हम सुधार ले आएंगे। क्योंकि एजुकेशन जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर का आप सुधार ले आएंगे। क्योंकि आपने पहले सबसे पहले लैपटॉप की प्रॉब्लम शुरू की कि आपने लैपटॉप दिया लोगों को, जो यंग लोगों को, क्योंकि आपका जो टेलीफोन उठा होता है उस अफसरों के पास युवा जोश, तो लैपटॉप की जब आपको लगता है कि सब बट गए जितने बटने चाहिए थे। देखिए मैं जो कार्यक्रम बनाया था हम लोगों ने लैपटॉप बांटने का, अब तक लगभग 17 लाख से ज़्यादा लैपटॉप उत्तर प्रदेश में बांटे जा चुके हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने, क्योंकि पहले वर्ष उन बच्चों को दिया जो आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, अब उस स्कीम को हमने कहा है कि जो अच्छे हैं बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, जिनकी परसेंटेज अच्छी है, उन बच्चों को हम लैपटॉप दे रहे हैं 10th और 12th का। आपने स्कॉलरशिप की बात की थी उस वक्त, काफ़ी सारी अच्छी स्कीमें आपने चलाई हैं। मैं इन स्कीमों के ऊपर डिस्कशन करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर अब आपसे पूछे 4-4.5 आप जा रहे हैं आप चुनाव के अंदर, तो आप ऐसी कौन सी 4-5 अच्छी चीज़ें कहेंगे लोगों की हमने ये की? कम से कम उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया है, बिजली में सुधार करने का काम किया है। आने वाले समय में शायद नहीं मिलेगी आपको, शॉर्टेज नहीं होगी। अब पीयूष गोयल कहते हैं हमने इतने गाँव में आपके यूपी में बिजली लगा दी। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं अखिलेश जी से। अखिलेश जी, बहुत सारी योजनाएं आपने शुरू की। मोदी जी की आखिरी बात में आपसे कहना है, मोदी साहब ने कहा भी इलाहाबाद के अंदर कि किसान बीमा योजना जो है आपने लागू नहीं की। सुना होगा आपने शायद। आपको जानकारी मिला दूँ, मैं कैबिनेट से पास कर करके उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मतलब लेट हो गए ना आप? नहीं, अगर स्टेट गवर्नमेंट पे आएगा ही लेट तो स्टेट गवर्नमेंट कब काम करेगी उस पर? प्रधानमंत्री देश का बोल रहा है, इसका उसको पता होगा कि लागू नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदेश सरकार को जब मिलेगा तभी तो आगे बढ़ाएंगे। नहीं, उन्होंने आपको जान के लेट मान लीजिए ओलावृष्टि में पैसा नहीं दिया, उन्होंने कहा हमने रिलीज कर दिया। अरे कब रिलीज कर दिया? रिलीज किया होगा तो आया होगा। पूरा पैसा कब आया? मान लीजिए सूखे में पैसा पूरा मिलना चाहिए था, उन्होंने कहा रिलीज कर दिया, लेकिन कितना रिलीज किया? तो प्रधानमंत्री ने आपके ऊपर चार्ज लगा दिया कि नहीं मैं किया ये आपने। कहता हूँ किसान बीमा और तमाम योजनाएं जो केंद्र की, उसमें पूरा सहयोग उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज ही मान लीजिए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, हम जमीन नहीं देते, कहाँ शिलान्यास हो जाता? हम कहते हैं गोरखपुर में एम्स बनाना चाहते हैं, हमने ज़मीन दे दी 200 एकड़ से ज़्यादा। अब उनकी जिम्मेदारी है कि उसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा इस सड़क तो आपकी जिम्मेवारी है ना, किसान बीमा ये तो आपकी बात। किसान बीमा योजना के लिए बाकायदा पूरा सरकार ने फैसला लिया है, जो केंद्र सरकार चाहती है वो हम करेंगे। नहीं, फिर डिले क्यों हुआ? उन्होंने जब प्रधानमंत्री पब्लिक स्टेज से बोल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेज से, उसके पीछे कोई अब ना कि उन्होंने अगर ये कह दिया कि जुगलबंदी है हमारी और बसपा में, हाँ उन्होंने कहा कि जुगलबंदी है, इस बात को आप यकीन मानेंगे ना? नहीं, उन्होंने कहा, मैं तो जिगमत आपसे है कि नहीं उन्होंने है? कहा है कि तो नहीं मैं है? ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। वो जुगलबंदी इसलिए नहीं भूला क्योंकि रक्षाबंधन पे राखी किसने बांधी थी? कौन सी पार्टी और किस पार्टी के नेता को राखी बांधी गई थी? तो मैं तो ये कहता हूँ कि जुगलबंदी अगर है किसी में तो बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में रही है। राखी किसने किसको बांधी थी? मैं याद करा दूं जानते दर्शकों को। नहीं, दर्शक भी जानते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश के दर्शक देखेंगे तो वो एकदम समझ जाएंगे किसने किसको राखी बांधी थी। तो भाई बहन का रिश्ता उनका है। तो इसलिए अगर कोई बात आप एक बात मान रहे हैं कि हाँ मन से वो कही गई है, तो हम कहते हैं मन से अगर कही गई है तो मन से जुगलबंदी भी तो कही गई है। मुख्यमंत्री हैं, एक पद की गरिमा होती है। हम केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या जो जिस मंशा से करना चाहते हैं लागू, सरकार लागू कर रही है। अगर अब आपसे पूछे 4-4.5 आप जा रहे हैं आप चुनाव के अंदर, तो आप ऐसी कौन सी 4-5 अच्छी चीज़ें कहेंगे लोगों की हमने ये की? कम से कम उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया है, बिजली में सुधार करने का काम किया है, जनरेशन बढ़ाने का काम किया है। अभी शॉर्टेज तो है ना? स्वास्थ्य आने वाले समय में शायद नहीं मिलेगी आपको, शॉर्टेज नहीं होगी, लेकिन जो हमारा शेड्यूल है उसके हिसाब से हम बिजली कम से कम उपलब्ध करा पा रहे हैं। अब पीयूष गोयल कहते हैं हमने इतने गांव में आपके यूपी में बिजली लगा दी। अंतोगत्वा काम कौन करता है बिजली लगाने में? प्रदेश सरकार काम कर रही है,
और जिम्मेदारी से मॉनिटरिंग कर करके मैंने स्टेटस साल क्लेम तो वो कर साल रहे पहले हैं, क्लेम तो वो कर रहे हैं कि हमने लगवाई, आपने थोड़ी लगवाई है। 1.5 साल पहले पूरी बाकायदा किताब बना करके कि किस जिले में किस गांव में बिजली लगने जा रही है, वो पूरा टाइम शेड्यूल बनाया। नहीं, एलईडी जो लगाई है इन्होंने, इतने उज्ज्वला जो स्कीम है उसके अंदर पीयूष गोयल रोज ट्वीट करते हैं यूपी के इस गांव में हमने बिजली लगवाई। पूरी किताब बनाई है बिजली किस गांव में कब लगेगी, पूरी किताब 1 साल 1.5 साल पहले जब शुरू की थी बांट दी थी। वो आज भी किताब होगी, जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में जो पात्र है हमारे पास पूरा डिटेल है उसका। ये डिटेल है, पर आप गवर्नमेंट जब आपके ऊपर चार्ज लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, जैसे मोदी जी ने कुछ कहा कि जितना पैसा स्मृति ईरानी ने कहा, उमा भारती ने कहा, पीयूष गोयल ने कहा, वो सब आंकड़े सामने हैं। आंकड़े पर आंकड़े अपनी तरफ से, आपकी तरफ से आंकड़े कि आपको जो पैसा दिया जाता है वो खर्च नहीं कर पा पूरा रहे हैं आप। आंकड़े सामने हैं। 30% जो पैसा अगर हम तो ये कहते हैं पैसा खर्च की बात तो बाद में आएगी, पैसा तो दे दें पहले। 9,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को कम मिल रहा है तमाम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में। तो आपने इसका मतलब वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई, नहीं, जब implement पैसा कर नहीं रहा आया हूं तो मैं, कैसे करोगे? तो अपने संसाधनों से कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी वो स्कीम चला रही थी। हमारी सरकार तो पहले की बनी हुई है, स्कीम पहले से चल रही है हमारी। आधे रास्ते इनकी सरकार आ गई। अब ये उम्मीद करते हैं कि हम सरकार सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का पैसा कट जाए तो आप उसका आप भरिए उसको। आप मान लीजिए ओलावृष्टि और सूखे में, ओलावृष्टि में हम पैसा लगभग 4,500 करोड़ बांट देंगे। केंद्र सरकार ने केवल 2,000 करोड़ रुपये दिया लगभग, तो वो तो हमने अपने संसाधनों से दिया। नहीं, पर सवाल ये उठता है कि आपने इतने विकास, जैसे एक बड़ी चीज़ जो हो रही है जो दिखाई दे रही है लोगों को, लखनऊ से आगरा तक सड़क बना दी, 18 महीने में बना देंगे, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं। वो जो हमने तारीख तय की है, मैं समझता हूँ 2 अक्टूबर को देश का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो जाएगा और उसका उद्घाटन करेंगे। ऐसी चीज़ें और क्या किया आपने? आप मेट्रो बनी है यहाँ पर लखनऊ में। मैं समझता हूँ 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था को बेहतर किया है। कम से कम लोगों का भरोसा है 108 102 पर कि एम्बुलेंस है। इसी तरह पुलिस के लिए हम करने जा रहे हैं। जो लोग सवाल उठाते हैं कानून व्यवस्था पे या सवाल उठाते हैं और चीज़ों में, कम से कम डायल 100 आने के बाद गाँव में भी 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुँचेगी। शहर में तो कम समय में पहुँच जाएगी। और जो शिकायतें हैं पुलिस को वो भी कोशिश करेंगे उनको दूर करें। नहीं, समाजवादी में और आज के मॉडर्न कैपिटलिज्म में जो आप कर रहे हैं, मॉडर्न सड़कें बना रहे हैं, समाजवादी में कहाँ लिखा है? ये समाजवादी वहाँ तो सिद्धांत लिखा है में कहाँ अलग हो कि गया? आप यूपी के अगर एक्सप्रेस सारे वे बन प्रदेश रहा में है। 30% लोग अभी बीपीएल के नीचे, आप यूपी में भी इससे ज़्यादा है। आखिरकार जो बीपीएल वाले हैं, आखिरकार जो गरीब हुए हैं वो कैसे ऊपर आएंगे? अगर मान लीजिए सड़कें नहीं बनाओगे आप, अगर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो हम कोई वहाँ कॉलोनी डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम उसके आसपास मंडी बना रहे हैं। बन जाएंगे ना, मंडी बना रहे हैं, मंडी कॉलोनियाँ भी बनेंगी, उसमें क्या है? कॉलोनी बनेंगी तब बनेंगी, लेकिन आज सरकार तो मंडी बना रही है। मान लीजिए आलू की मंडी बना रहे हैं। मैं समाजवादी इसलिए लेके आया क्योंकि आइडियोलॉजी आपकी समाजवादी की है, तो उससे होता है गरीब आदमी का, जैसे लोहिया जी की थी, भला हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो आपके यहाँ फिगर्स अभी भी बड़ी ऐसी है जैसे बाकी देश की हैं, कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हुआ नहीं। मैं जितनी कोशिश सरकार में कर सकता था इन्वेस्टमेंट लाने की, आपकी पॉलिसीज बना करके इन्वेस्टर को बुलाने की कोशिश की, आई है। और उसके कहाँ आए आप? विश्वास नहीं है उनको? कहाँ क्यों नहीं आए? 2-4 लोग आए, कितना आए आप? तो और कितना उम्मीद करते हो आप? भाई आपके जहाँ से जिस आपका स्टेट में कोई टारगेट नहीं क्या आ रहा था? मान लीजिए SCL यहाँ आ गया, कोई छोटा मोटा वो संस्था तो है नहीं। SCL पहले भी थे ना यहाँ पर थोड़े? SCL नोएडा में थे, लखनऊ में आए, नया उनका सेटअप शुरू हो रहा है। तो नए लोग कौन से आए? लखनऊ में कम से कम आए, बंद पड़े थे लोग। कम से कम हमने सोलर में पॉलिसी ला करके सोलर में इन्वेस्टमेंट तो लेकर के आए। अगर उत्तर प्रदेश की आप कह रहे हैं हमारी विकास रेट बाकी देश से ज़्यादा है, पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप पलायन अभी तक हो रहा है, लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। कौन छोड़ के जा रहा है? आपके माइग्रेशन फिगर्स देख लीजिए अभी, वो तो मैं कहता हूँ कैराना में ही उठा ले लीजिए आप। किस स्टेट में कौन नहीं छोड़ के जा रहा है? अब कैराना से लोग कहते हैं, मान लीजिए अगर लखनऊ में ही हिसाब लगा लें, दिल्ली का हिसाब लगा लो, दिल्ली में क्या दिल्ली के ही लोग हैं, बाहर के लोग नहीं रहेंगे? दिल्ली में तो सारे। अच्छा, मुंबई है, मुंबई में क्या बाहर के लोग नहीं आए? क्या वो पलायन करके नहीं आए? फिर कैराना में इसलिए आ रहा हूँ कि कैराना के लोग छोड़ के चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये मुस्लिम की वजह से छोड़ गए, आपका कहना है? कोई ये जो सच्चाई है वो सच्चाई रिपोर्ट में मैंने सामने रखी, प्रेस के सामने। मैं धन्यवाद दूंगा कुछ चैनलों का, कम से कम उन्होंने सच्चाई सामने ला दी। और उसका परिणाम ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि कैराना का मुद्दा उनको छोड़ना पड़ा। नहीं छोड़ना क्या पड़ा? कल जो निर्भय यात्रा निकालना चाहते थे, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 144 लगा के वो तो निकालना चाहते थे। तो क्यों रोकेंगे ही? अगर आप किस चीज के लिए करना चाहते हैं यात्रा, लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए आप ये यात्रा निकालना चाहते हैं?
आप दुश्मनियां पैदा करते फिर हैं आपने लोगों भी के बीच संतों को में। अपील की ना, शिवपाल जी ने कहा कि नहीं संतों तो को कहा जाइए आप। कोई पलायन नहीं हुआ, जो कुछ है वो सब आंकड़े सामने हैं। नहीं, उन्होंने फिगर दिए, आंकड़े दिए ना। हमने आंकड़े दिए, कौन कब गया है और काम के लिए गया है, कोई नौकरी के लिए गया है। नहीं, पलायन तो हुआ ना वहाँ से। आप अच्छा, मैं ये कहता हूँ पूरा पलायन करके तो दिल्ली बन गया, पूरा पलायन करके तो मुंबई बन गया। नहीं, वो वहाँ क्यों ये आए? क्या बात हुई? नहीं, सीखा आपने, पलायन करके दिल्ली बन गया कि दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है, दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, यूपी में नहीं है, इसलिए आप। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि नोएडा में पलायन हुआ है, नोएडा लखनऊ में पलायन हो रहा है। नहीं, नोएडा तो यूपी में है ना। हाँ, नोएडा है यूपी में। नोएडा में बहुत लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए। दिल्ली के लोग नोएडा में आ रहे हैं, पढ़ने भी आ रहे हैं। नहीं, दिल्ली के लोग तो नौकरी करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब नौकरी नोएडा में कुछ बदलाव आया नोएडा है? के लोग गुड़गांव जा मैं रहे कह रहा हूँ हैं, SCL नोएडा आ के रहा लोग है। गुड़गांव बहुत जा रहे हैं। तो ये तो आप क्या कहना चाहते हैं? पलायन क्या विकास से जोड़ना चाहते हैं या पलायन दुश्मनी से जोड़ना चाहते नहीं, मैं ये सोच हैं या नफरत से जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं दोनों चीजों के आ रहा है। मैं एक तो है कि पलायन, आपका कहना ये है कि आर्थिक कारणों से पलायन हो सकता है। आर्थिक और हर सारे देश में देखिए, होता है वो, हर प्रधान। अपॉर्चुनिटीज जहां मिलेंगी लोग वहां जाएंगे। नहीं, अपॉर्चुनिटी और कोई इस बात को कहे कि समाजवादी सरकार की वजह से पलायन हो रहा है, तो 14 साल पहले समाजवादी सरकार तो नहीं थी, तो या 12 साल पहले समाजवादी किराना सरकार के नहीं लोग थी। 12 साल पहले छोड़ के चले गए। जो किराना की सूची शामिल हो गए, है, हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची दी है, उसमें तो लोग पहले ही गए हैं। 10 साल 14 साल पहले जा चुके हैं लोग। चुनाव जीते हैं, आपको कितना उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे? समाजवादी सरकार बनेगी। सरकार जो किस बेस पे बनेगी? मैं ये कहता हूँ जो पिछले 4-4.5 साल में समाजवादी लोगों ने काम किया है, जनता के बीच में उपलब्धियां पहुंचाई हैं, परिणाम जनता देगी। आपके और ऊपर यही खुशहाली का रास्ता है। नहीं, जिस आपने रास्ते पे उत्तर प्रदेश को अखिलेश- लेकर के आए हैं, अखिलेश- यही खुशहाली का रास्ता है। नहीं, अखिलेश यादव ने इतनी स्कीम शुरू की, मॉडर्न माने जाते हैं, पर ये एक परिवारवाद का जो एक लेबल लगा हुआ है, आपके ऊपर नहीं लगा, पर पार्टी के ऊपर लगा हुआ है, उसको कैसे हटाएंगे आप? लोग कहते हैं कि आपके यहाँ सिर्फ यादव या मुस्लिम, बस और कुछ नहीं। ये समाजवादी पार्टी पर पहली बार कोई आरोप नहीं लगा है। चुनाव ये में हमेशा आरोप लगता है और चुनाव में और जबरदस्त तरीके से आरोप लगेगा। लेकिन समाजवादी लोग जनता के बीच में काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के लोगों ने लगातार जनता के बीच में रहने का काम किया है और उसी की वजह से परिणाम फिर अच्छा आएगा समाजवादियों का। क्योंकि पिछले जो बाई इलेक्शन कई हुए हैं, उसमें परसेंटेज वोट्स कई जगह आप जीते, कई जगह हारे भी हैं। ज़्यादातर लोग सीटें हारे हैं और कुछ जीती हैं आपने। तो बाई इलेक्शन में रिजल्ट लगता है कि पॉपुलैरिटी वोट आपकी कम होती चली जा रही है। 2 सीटों के अलावा समाजवादी लोग जीते हैं। हाँ, वोट हमारी परसेंटेज, सीटें बड़ी पॉपुलैरिटी हैं। वोट की बात कर रहा हूँ। हमारी सीटें बड़ी हैं, परसेंटेज ऑफ वोट भी कुछ जगह बढ़ा है। नहीं, पार्टी से हटकर अगर बड़ी होती आपकी पॉपुलैरिटी, तो आपके यहाँ इस वक्त जो राज्यसभा इलेक्शन हुए या MLC इलेक्शन, काफ़ी लोग डिफेक्ट करके छोड़ के चले गए। जो पार्टी ने जिनको टिकट दी वो जीते हैं। नहीं, जीते अब जो डिफेक्ट करे हैं, वो बाकी लोगों से आपने डिफेक्ट करा लिए जो ना। डिफेक्ट गए हैं वो अपने स्वार्थ में गए हैं, तो जाने दीजिए उनको। उनको विश्वास नहीं होगा ना कि आपकी पार्टी से जीत सकते हैं वो। नहीं, कुछ लोगों का लोकतंत्र में तरीका ये होता है कि बस घूमते रहिए, किसी न किसी दूसरे दल में चले नहीं, जाइए। और जो खबरें मिलती हैं, कुछ स्वार्थ में भी गए हैं, कुछ लाभ की वजह से भी गए हैं। नहीं, आपके ऊपर भी ये चार्ज हो सकता है ना कि आप भी दूसरी पार्टियों से लेके आ गए, लोग जो छोड़ के आपको चले गए थे, गालियां दे के चले गए थे, तो उनके नाम तो मैं किसी के लूँगा नहीं, पर आपको कमजोरी थी इसलिए लाए उनको। नहीं, हमारी कोई कमजोरी तो नहीं फिर बात क्यों लेके आए उनको? हमारी समाजवादियों की कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी जो में हर जगह आकर घूम के, जैसे आप कह रहे हैं कि चले गए, वो घूम के आपके पास वापस आ गए समाजवादी पार्टी और आपने टिकट भी दे दी उनको। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे उसको पार्टी मानेगी। नहीं, वो तो और अगर दूसरे दल का कोई आए या जो हमारे पार्टी में रह करके दोबारा आए तो स्वागत है उनका। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर पार्टी बड़ी करनी हो तो मैं समझता हूँ मौका मिलना चाहिए। तो आप आगे भी डिफेक्शन कराएंगे क्या बड़ी करने के लिए नहीं, पार्टी? अब तो चुनाव में जा रहे हैं, अब तो चुनाव में जनता तो के बीच में जाना है। अब तो ये चुनाव जनता का है, अब डिफेक्शन का तो मामला ही नहीं है अब तो। नहीं, आपने टिकट दे दी, जो डिफेक्ट करके आए पार्टी छोड़ के, आपने एक उनको तो MLA इसलिए बना देंगे दोबारा कि से। स्वीकार किया उनको कि वो हमारी पार्टी की मदद किए हैं, तो इसका मतलब इसीलिए मदद किया होगी कि वो टिकट चाहते थे हमारे दल से। नहीं, इसका मतलब एक आदमी अगर आपका, मैं जो कह रहा हूँ कि चुनाव के दौरान कम्युनल थिंग और डिफेक्शन, कुछ शुद्ध राजनीति मुद्दों पर जो आपने मुद्दे खड़े किए 5 साल के अंदर, अखिलेश यादव ने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, कोई भाषा का गलत प्रयोग नहीं किया, उसके बावजूद भी जो अभी हो रहा है वो उसी तरह आ रहा है। पहले तरह की मुद्दों पे इशू नहीं हो, इलेक्शन नहीं होगा, जातिवाद पे होगा, सांप्रदायिकवाद पे होगा, सेकुलरिज्म पे होगा, तो आप उस चुनाव में कैसे निकालेंगे अपने देखिए, आप को? विकास मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ राजनीतिक दल अपने समीकरण बनाते हैं, अपने समीकरण को कैसे बेहतर कर सकते हैं वो भी फैसला लेते हैं। तो विकास मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। नहीं, एक सच्ची बात पूछना चाहता हूँ, कोई महागठबंधन बनाएंगे आप क्या? मैं क्योंकि आप समझता अध्यक्ष यूपी के तो आप अध्यक्ष हैं, राष्ट्रवादी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके नेताजी हैं,
देखिए मैं समझता हूँ चर्चा बहुत हो रही है कि गठबंधन हो, गठबंधन का सहयोग लिया जाए, ये है, लेकिन सच्चाई भी ये है कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 4.5 साल में बहुत काम किया है। नहीं, उसमें तो बाहर नहीं रहता। और मैं कह रहा हूँ कि काम के आधार पे और जनता के बीच में अगर जाएंगे तो जनता समाजवादियों को फिर मौका देगी। नहीं, आप अजीत सिंह वगैरह जो लोग छोटी मोटी पार्टी ये हैं, मैं इनके साथ आप बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही? मैं इस बात को कह सकता हूँ कि गठबंधन की राजनीति अलग है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी खुद भी जाएगी तो जनता पर समाजवादी को गठबंधन मौका होगा कि देगी। नहीं होगा? इस पे कोई फैसला अभी तक पार्टी ने नहीं लिया। पर हो सकता है। मुझे नहीं पता आने वाले समय में क्या होगा। मतलब इनको आप लेंगे कि नहीं लेंगे अपने साथ मिला के? जैसे बिहार का एक्सपेरिमेंट था जिसमें सारे मिल करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। अगर आपको हराना, आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ झगड़ा है या आपका नंबर 1 पॉलिटिकल दुश्मन कौन है? सवाल ये है कि पॉलिटिकल दुश्मन कौन है? सवाल ये है बीएसपी या बीजेपी? देखिए हम तो ये कहते हैं कि दोनों दल बहुत मजबूती से लड़ें, एक दूसरे पे सरेंडर ना करें। एक दूसरे से सरेंडर ना करें, क्या पता कोई समझौता कर लें, कोई लड़े ही नहीं। लड़े नहीं, मतलब आपको लगता है बीएसपी लड़ेगी नहीं? मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़े। मैं चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े। मुझे समाजवादियों को किसी से खतरा नहीं है। किसी दोनों में से किसी से खतरा नहीं? दोनों से किसी से खतरा नहीं। उसमें ज्यादा स्ट्रांग कौन है? आपको डर किससे लगता है? हमें किसी से खतरा नहीं, ना दोनों दलों से डर है। बस हमें इतना है कि दोनों दल बहुत मजबूती से चुनाव लड़ें। तो दोनों लड़ेंगे तो आपको, उन्होंने कहा कि आप दोनों मिले हुए हैं, वो कहती है कि वो आप दोनों मिले हुए हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि बीजेपी बीएसपी मिलकर के सरकार बना चुके हैं। तो आप और एक बार नहीं, बीएसपी के साथ कई बार बना चुके हैं। आप भी आपका भी तो बीएसपी के साथ थोड़ा वो बहुत हुआ था। वो एक पुराना समय था जब बहुजन समाज पार्टी के साथ था। आखिरकार वो रिश्ता आपका तोड़ा कांग्रेस के साथ किसने? भी हुआ, आपका समाज बीएसपी के साथ हुआ। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ बीजेपी रिश्ता दूध की था, दुल्हन नहीं है तो आप भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर रिश्ता था तो वो बीजेपी ने तोड़ा, बीजेपी ने तुड़वाया। नहीं, पर आपका साथ, पर आप अब कोई संभावना नहीं है ना उनके साथ मिलकर के आप सरकार बनाएं? मैं ये कह रहा हूँ कि जनता के बीच में समाजवादी लोग जाएंगे तो जनता समाजवादियों को दोबारा मौका देगी उत्तर प्रदेश में। नहीं, समाजवादी वो तो आप रिपीट करें बार बार, पर उस समाजवादियों का नेतृत्व यूपी का फेस तो आप ही होंगे ना? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, पार्टी तय करेगी, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री की हैसियत से मैंने काम किया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी कैसे दोबारा लौटे सत्ता में। पार्टी आपके नेतृत्व में दोबारा लौटे, नेताजी के नेतृत्व में? नेतृत्व तो तय तो जनता करेगी या राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे? नहीं, पर आपके आजकल तो चीफ मिनिस्टर के नाम से वोट माने जाते हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि अखिलेश यादव ने 5 साल में डेवलप किया, मॉडर्न माइंड दिया, झगड़े कम हुए, ये सब आप अखिलेश यादव। मैं ये कहता हूँ कि ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे, और जहाँ तक मुख्यमंत्री की हैसियत से जो काम किया कम से कम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री अपना आपको प्रोजेक्ट करेंगे कि चीफ मिनिस्टर ये दोबारा? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी तय करेगी कि किसको प्रोजेक्ट करना है। हमारी जिम्मेदारी थी 5 साल, हमें काम करने का मौका दिया, मैंने काम किया, आपने डिलीवर कर दिया। आप अपने मैंने कम से कम जमीन पे उतार दी वो चीज़ें जो कभी कोई सोच नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश में ये भी काम हो सकता है। तो आपके मुकाबले में तो कोई चीफ मिनिस्टर आपके अंदर तो कोई नहीं है ना, कोई आपको चैलेंज करने वाला हो? मैं कहता हूँ ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और जनता का है। चलो, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो, धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।